गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 9 है, टॉपिक है अ नेशन इन द मेकिंग। इसके प्रीवियस टॉपिक्स को देखने के लिए प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट को रेफर करना। कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस अपने मेकिंग के इनिशियल 20 इयर्स तक बिल्कुल मॉडरेट रोल प्ले कर रही थी। कांग्रेस का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि पीपल वांटेड अ पैन इंडिया मूवमेंट एंड एन इंडियन इंस्टीट्यूशन जो कि इंडियंस की कंडीशंस पे थोड़ा सा वर्क करे। अब कांग्रेस अपने ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स को पाने के लिए एक मॉडरेट प्ले इख्तियार कर रही थी एंड दिस वाज हैपनिंग। इस पीरियड में कांग्रेस ने बहुत सारे डिस्कशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ करे थे। दे हैड डिमांडेड दैट गवर्नेंस में, इंडिया के गवर्नेंस में इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन हो, रादर दैन सिर्फ ब्रिटिश इंडिविजुअल्स इंडिया को गवर्न करने आए। उनको कांग्रेस ने डिमांड करके ये भी कहा था कि हम लोगों को एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दीजिए, उस काउंसिल में हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, एक लेजिस्लेचर बनाए जिसमें हम लोग अपने इंडियंस को उसमें सेटअप करें, उनको थोड़े पावर्स मिले और ऐसी जगह उनको इंट्रोड्यूस करें जहाँ पे कोई लेजिस्लेशन था ही नहीं। पहले तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस है उसमें इंडियंस को मौका दो, और जहाँ पर लेजिस्लेशन है ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नेंस है ही नहीं, वहाँ पे आप गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करो और इंडियंस को उसको बेटर वे में ऑपरेट करने दो। कांग्रेस ने ये भी डिमांड रखी थी कि गवर्नमेंट पे जितनी हाई पोस्ट्स हैं वो सारी ब्रिटिश इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स को मिली हुई है। वाई नॉट इंडियंस शुड गो फॉर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। और इसके लिए पहली बार ये डिमांड रखी गई थी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो एग्ज़ाम लंदन में कंडक्ट की जाती थी, IAS जिसे आज हम कहते हैं, वो IAS की एग्ज़ाम, कलेक्टर वगैरह जो भी होते थे, वो एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट की जाए। तो प्रॉबेबली आज जो IAS की एग्ज़ाम हो रही है दोस्तों, इसका श्रेय हम दे सकते हैं कि भैया उसके लिए पहले लंदन जाना पड़ता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एग्ज़ाम के लिए लंदन जाना पड़ता था, अब वो इंडिया में हो जाती। तो कांग्रेस ने ये सारी डिमांड्स रखी। अब ये सारी डिमांड्स एक्चुअली क्यों रखी जा रही थी? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन चाहिए, जो मूवमेंट चला रहे थे कि हम लोग इंडियंस को अब ज़्यादा तौर से रिप्रेजेंट करें, ये एक तरीके से जो रेशियल सेंस चल रहा था अगेंस्ट द इंडियंस, ये उस सेंस के खिलाफ एक आवाज़ थी दोस्तों। और क्योंकि उस समय जितनी भी इम्पोर्टेंट जॉब्स थी वो सारी जॉब्स एक तरीके से मोनोपलाइज कर दी गई थी फॉर द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स क्योंकि ये ऐसा अज्यूम करते थे कि इंडियंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंडियंस आर नॉट मेच्योर इनफ टू हैंडल देयर कंट्री, सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते एडमिनिस्ट्रेशन रन करने की। अब ये मेंटालिटी आपने एजुकेट नहीं करा है, आपने चांस नहीं दिया है, तो आप जजमेंटल कैसे बन सकते हो? और एक और इशू था, ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इंडिया आके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठते थे वो सैलरी लेते थे इंडियन, और ये जो इंडिया का मनी था वो इंडिया में सर्कुलेट नहीं हो रहा था, दिस वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। सो जस्ट इमेजिन, अगर एक कंट्री में सडनली दूसरी कंट्री के खूब सारे लोग आके जॉब कर रहे हैं, एक सिंपल वे में बता रहा हूँ बच्चों, उस कंट्री में दूसरी कंट्री के लोग आके जॉब कर रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं और अपने देश भेज रहे हैं, उस कंट्री में वो पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, दैट मनी इज गोइंग टू सम अदर कंट्री। इससे ना एक इक्विलिब्रियम जो होता है ना, इक्वालिटी, जो इकोनॉमी, जो मनी की जो इक्वालिटी होती है वो ख़राब होने लगती है। यही सिचुएशन यहाँ पे आ रही थी कि इंडिया का जो भी फाइनेंस था वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा था, डिप्लीट मतलब ख़त्म हो रहा था। और
एक्चुअली ये भी था कि जुडिशरी को अब एग्जीक्यूटिव से हटाया जाए। अब ब्रिटिश गवर्नेंस एक अलग कोर्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बनाए, एक अलग कोर्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बने इंडिया में, जिसे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता है। आर्म्स एक्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो बैन लगा हुआ था कि इंडियंस अब आर्म्स नहीं रख सकते हैं, इसके लिए जानने के लिए प्रीवियस वीडियो देखना। इन चीज़ों को रिपेल किया जा रहा था, इन चीज़ों को काफ़ी हद तक लोग रिट्रीव करने के लिए कि भैया अब नहीं हो सकता। रिपेल मतलब किसी आदेश को इनकार कर देना मानने से और इस आदेश को पलटा जाए, वो रिपेल करने के लिए कांग्रेस काफ़ी डिमांड कर रही थी। कांग्रेस ने बहुत सारे अर्ली कांग्रेस अगर हम कहें, क्योंकि अभी कांग्रेस का जो फेज है बहुत डिफरेंट चल रहा है आयरॉनिकली। जो अर्ली कांग्रेस का जो फेज था, जब शुरुआती दौर था, तो कांग्रेस ने बहुत सारे इकोनॉमिक फ्रंट्स पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को घेरना शुरू कर दिया था। जो गरीबी, जो लैंड रेंट टैक्सेस इंडियंस पे थोपे गए थे, उस कारण से जो जमींदार थे, पेजेंट्स थे, ये सब और ज़्यादा गरीबी के गर्त में घुस गए थे। इंडिया के ग्रेन्स जा रहे थे यूरोप, उस कारण से हुआ ये कि फूड शॉर्टेज हमें यहाँ पे मिल गया, इंडिया में सडनली फूड शॉर्टेज आ गया था। कांग्रेस ने रेवेन्यू कम करने की डिमांड रखी, मिलिट्री एक्सपेंस जो हो रहा था, भैया आप वॉर कर रहे हो, इंग्लैंड वॉर कर रहा है, खर्चा यहाँ से निकाल रहे हो। कांग्रेस सडनली वेंट अहेड एंड डिमांडेड दैट दीज ऑल एक्सपेंसेस शुड बी कट, और इरिगेशन और कुछ बेसिक कम्युनिटीज़ जो इंडिया की है, क्योंकि भैया पेजेंट्स का देश था इंडिया, खेतीहर लोगों का, आप इरिगेशन वगैरह में आप इन्वेस्ट करो, ये सब चीज़ें दो, तब जाके इंडिया में वो डिमांड, मतलब वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा, लोगों की कंडीशन सुधरेगी। कांग्रेस ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास करे थे, जैसे सॉल्ट टैक्स के ऊपर थे, इंडियन लेबरर्स को फॉरेन कंट्रीज़ में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, क्योंकि वो फॉरेस्ट एक्ट बन गया था कि अब आप जंगल से कुछ सामान नहीं ले सकते हो, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की कंडीशन के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जो IFS बना था, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन जो बना था, उसके साथ भी कांग्रेस ने काफ़ी अच्छे से डिबेट करा। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सिर्फ पढ़े लिखे हाई सोसाइटी के लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, और उसका फोकस कुछ चंद लोगों पे नहीं था। कांग्रेस एक्चुअली हैड एन ओवरऑल अप्रोच, सबको साथ में लेके चलने की जो ड्रीम थी, वो कांग्रेस कहीं ना कहीं फुलफिल कर रही थी। कांग्रेस के जो लीडर्स थे दो भागों में बटे थे, मॉडरेट्स और रैडिकल्स। मॉडरेट्स मतलब जो कि नरम दल कह सकते हैं हम। मॉडरेट्स वो लोग थे, वो लोग वो बताना चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या गर्त मचा रखी है, जो ब्रिटिश रूल है उस कारण से इंडिया की क्या हालत हो चुकी है। इस कारण से दे स्टार्टेड पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, आर्टिकल्स लिखे और दुनिया को ये बताना शुरू करा कि भैया ब्रिटिश रूल के कारण इंडिया नाम की कंट्री किस तरीके से इकोनॉमिक रूइंस में जा रही है। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे इंडिया में भेजे एक पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करने के लिए कि भैया लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, हम पता करते हैं। और उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उस समय, अर्ली कांग्रेस की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी मॉडरेट्स की, कि ब्रिटिशर्स को इंडियंस के कुछ बेसिक राइट्स जैसे राइट टू फ्रीडम, जस्टिस, ये मानना पड़ेंगे, और जो इंडियंस की जो डिमांड्स हैं जो जीने के लिए ज़रूरी है, एटलीस्ट उन डिमांड्स को तो ब्रिटिशर्स को मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए ज़रूरी था कि इंडियंस को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता चले समवेयर समहाउ कि क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स इंडियंस फेस कर रहे हैं।
1890s आते आते बहुत सारे इंडियंस ने एक सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस क्या सिर्फ ये बातचीत के दौर से ही ब्रिटिशर्स को कभी भगा पाएगी? आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आप लेटर्स लिख रहे हैं, आप पब्लिक ओपिनियन जान रहे हैं, क्या ये काफ़ी है? जो लोग 200 साल से इंडिया पे राज कर रहे हैं उन लोगों, और जो कि ट्रेडर्स बनकर आए थे, क्या उनको बातचीत करके आप देश से हटा पाएंगे? आप देश के लोगों के लिए जो डिमांड्स वो पूरी कर पाएंगे? ऐसे सवाल उठने लग गए थे। बंगाल में, महाराष्ट्र और पंजाब में कुछ फेमस लीडर्स जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय साहब, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, इन लोगों ने एक तरीके का मूवमेंट चलाया था। इस मूवमेंट में ये था कि नहीं, ये जो मॉडरेट्स बात कर रहे हैं ये सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला है, हमको एक रैडिकल मूवमेंट, एक तेज आंदोलन चलाना पड़ेगा। इसलिए इनके ग्रुप का नाम गरम दल भी रखा गया था। क्रांतिकारी थे ना, रेवोल्यूशनरीज थे। दे बिलीव्ड कि ब्रिटिशर्स को उनकी खुद के वे में रिप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरीके से एट्रोसिटीज वो कर रहे हैं, जो वायलेंस वो कर रहे हैं, उतनी ही स्ट्रेंथ से हमको भी रिपेल करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस हम लोग ये नहीं करते हैं, ब्रिटिशर्स हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेटर्स बहुत लिख दिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात बहुत कर ली, लेकिन हो क्या रहा है? डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रख दी गई कि चलो ठीक है, आपको चाहिए तो हम डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं आपको। सो ये चीज़ गलत हो रही थी। एंड फाइनली जैसे स्वराज जो होता है उसका आइडिया इन रेडिकल्स ने दे दिया लोगों को। स्वराज मतलब फ्रीडम। एंड बाल गंगाधर तिलक साहब ने तो एक स्लोगन भी राइज करा था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। दीज वर द फेमस वर्ड्स ऑफ नन अदर देन बाल गंगाधर तिलक साहब। अगर आप फिगर 3 देखेंगे तो यूल फाइंड बाल गंगाधर तिलक and his newspaper that is on the table, that is केसरी। केसरी न्यूज़पेपर probably इंडिया का पहला ऐसा न्यूज़पेपर था जिसमें ओपनली ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ ओपनली डिबेट्स और आर्टिकल्स छापे जाते थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, बंगाल को हिस्सों में बांट दिया। उस समय बंगाल ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया की सबसे बड़ी प्रोविंस थी और उसके अंदर बिहार और कुछ पार्ट ओडिशा, जिसे अभी हम ओडिशा कहते हैं, उसके भी कुछ पार्ट्स थे। ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि हमने बंगाल का विभाजन जो करा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए करा है, ताकि उस एरिया को अच्छे से और बेटर वे में ऑपरेट किया जा सके, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या होता है? ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बारे में कब सोचने लगे कि भैया इंडिया को एक अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन मिले एंड ऑल द थिंग्स? तो ये सवाल तो बहुत ही अलग था, क्योंकि ये सीधे सीधे बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स का फ़ायदा। कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या करा था, जो नॉन बंगाल प्रोविंसेस है उनको अलग करते आप, तो आप प्रोविंस वाइज एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन बनाते। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ऐसे 2 डिवाइड कर दिए और ईस्ट बंगाल को असम में मर्ज कर दिया। अब ये सब चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं एक चीज़ भाप चुके थे कि बंगाली इंटेलेक्चुअल्स, पीपल, रिफॉर्मर्स हु बिलोंग टू बंगाल, उनका थोड़ा सा स्वराज के लिए और फ्रीडम मूवमेंट की तरफ इंक्लाइनेशन बढ़ गया था। तो इनको अलग अलग बांट दो जिससे कि इनकी आवाज़ एक ना हो पाए।
तो ये इनका जो था, और इससे ये लोग ना बंगाली लोगों के बीच में एक स्प्लिट करवाना चाह रहे थे कि भैया वो स्टेट अलग हो जाए, वो स्टेट अलग हो जाए, जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। ये काफ़ी हद तक चला भी था, ब्रिटिशर्स वर फेमस टू डू दैट। अब ये जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरे इंडिया में एक अप्रोर सी थी, एक अप्रोर आ गई थी। लोगों ने मतलब अनजस्ट देख लिया था ब्रिटिशर्स का कि किस तरीके से ये लोग अपने गंतव्य को पाने के लिए, अपने प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे। अब कांग्रेस के सारे सेक्शंस, भले ही वो मॉडरेट्स हो या रेडिकल्स हो, इन्होंने इस ब्रिटिश एक्शन का कंडेमनेशन करा। क्योंकि देखिए, मॉडरेट्स और रेडिकल्स में भले ही स्प्लिट होगा, लेकिन वो एक तरीके से यूनिटी ऑफ नेशन की डिमांड कर रहे थे और ब्रिटिशर्स बांटे जा रहे थे। हम बात कर रहे हैं लोगों को एक लाने की, एक करके एक मूवमेंट चलाने की, और ब्रिटिशर्स डिवाइड करे जा रहे थे। तो मॉडरेट्स और रेडिकल्स दोनों ही सेक्ट्स ने, नरम दल गरम दल, दोनों ने इस तरीके से इनका अपोज करा। पब्लिक मीटिंग्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, और कुछ नए मेथड्स भी इस वक्त इम्प्लीमेंट किए गए थे। ये पहला एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर देश को एक करने की फाइट लड़ी जा रही थी। इसे कहा गया था स्वदेशी मूवमेंट। प्लीज़ रिमेंबर, स्वदेशी मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो था वो था बंगाल में, लेकिन इसकी गूंज पूरे इंडिया में फैल गई थी। वो शुरू हुआ था स्प्लिट ऑफ बंगाल से, और स्वदेशी आंदोलन आगे चल के पूरे इंडिया में फैल गया था। आंध्र प्रदेश में फॉर एग्जांपल इसे कहा जाता था वंदे मातरम मूवमेंट। अब फिगर 4 अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा स्वदेशी मूवमेंट में किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग सडनली डेमोन्स्ट्रेशन ज्वाइन कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहे हैं। फिगर 5 में अगेन आप देखेंगे लाला लाजपत राय। ये रैडिकल ग्रुप के वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स थे, एंड ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ आर्य समाज। ही वॉज अ नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब। लाला जो वर्ड होता है यूजली इन्फ्लुएंशियल लोगों को कहा जाता है पंजाब साइड में। स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्वदेशी मूवमेंट में एक फीलिंग ये डाली गई थी कि हम ब्रिटिश रूल को कंडेम करेंगे और सेल्फ हेल्प, इंडिया के हम इंडियंस हैं तो हम खुद की मदद कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प का एक मेन एंटरप्राइज डेवलप करेंगे। नेशनल एजुकेशन का लेवल बढ़ाएंगे, इंडियन लैंग्वेजेस को यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करके हम अपना एक करिकुलम मेंटेन करेंगे एंड एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। तो ये लोगों को अपने नेशन के प्रति जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको एक नेशनैलिटी का अंदाज़ा या एक इफेक्ट दिलवाती है, उसके ऊपर रहता है। स्वराज की फाइट में रेडिकल्स ने प्योरली सपोर्ट करा था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अब हम जाएंगे, उनको बॉयकॉट करेंगे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को, और उनके सामान को भी नहीं लेंगे। कहते हैं उस वक्त बहुत सारे कपड़ों की होली, फॉरेन कपड़ों की होली भी जलती थी। कुछ इंडिविजुअल्स थे जो ये सोच रहे थे कि अब हमें रेवोल्यूशनरी वायलेंस अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब बातों से नहीं मान रहे थे। और 20th सेंचुरी की शुरुआत में और भी कुछ डेवलपमेंट्स हमको दिखते हैं। मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब्स ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म करी थी 1906 में। ये लीग जो थी ये बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट कर रही थी। अब यहां पर आप एक डिफरेंट स्टोरी देख रहे हैं। इंडिया में रैडिकल्स, मॉडरेट्स, कांग्रेस बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी ढाका में, जो आज की डेट में ढाका है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है, उसने सपोर्ट करा था बंगाल का पार्टीशन। और वो क्यों करा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको एक सपना दिखाया था
कि आप लोगों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा जिस कारण से आप अपनी खुद की एक सरकार बना देंगे। तो ये तो बड़ा ल्यूक्रेटिव आइडिया हो गया था। सम पीपल फेल्ट कि सडनली पावर हमारे हाथ में आ जाएगी एंड ऑल द हेल ब्रोक लूज नाउ। अब ये जो डिमांड थी, ये डिमांड 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान भी ली थी। कुछ सीट्स अब काउंसिल में रिजर्व हो गई थी मुस्लिम्स के लिए, जो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे के जिताएंगे। मतलब ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट बना था, पता नहीं क्या एक गड़बड़ जामा चल रहा था कि वोटिंग देने जाएंगे लेकिन कुछ सीटें सिर्फ मुस्लिम लोग ही उस पर वोट देंगे और वो अपने ही नेता को चुन के वहाँ पे लेकर आएंगे। मतलब इट्स समथिंग बियॉन्ड रिकग्निशन। आज की डेट में इट्स नॉट पॉसिबल। अब इससे क्या हुआ था, इससे अलग अलग पॉलिटिशियंस के अंदर एक फीलिंग आने लगी कि हमको हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स ऐसे फॉर्म करना पड़ेंगे जो रिलीजन के ऊपर टिके रहेंगे। और ये जो ब्रिटिशर्स ने एक कह सकते हैं कॉइन फेंका था, इट वॉज वर्किंग वेरी नाइसली। कांग्रेस में भी एक स्प्लिट होता है 1907 में। मॉडरेट्स को इसलिए कहा गया, मॉडरेट्स को अक्यूज किया गया कि आप लोग ये बॉयकॉट वगैरह कर रहे हो और ये बॉयकॉट करने से आपको मिल क्या रहा है। एक आंदोलन करना चाहिए, एक खुले मोर्चे पे आना चाहिए, आमने सामने की लड़ाई होना चाहिए। और ये जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ ना, तो कांग्रेस फिर जो डोमिनेंस आया वो हुआ कि मॉडरेट्स जो थे, पुराने कांग्रेसी, मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल नेहरू साहब एंड ऑल, जो कि ओल्ड कांग्रेस के मेंबर्स थे, उन लोगों ने मेजरली कांग्रेस का फॉर्मेशन करा था। तो कांग्रेस को बेसिकली रूल वो कर रहे थे। बाकी जो तिलक फॉलोअर्स थे, जो गरम दल वाले थे, वो बाहर से अपनी फंक्शनिंग कर रहे थे, कांग्रेस के अंदर रह के नहीं कर रहे थे। ये दोनों ग्रुप दिसंबर 1915 में यूनाइट होते हैं। काफ़ी मेहनत हुई, काफ़ी लोगों ने इसमें कोशिश करी कि वापस मिले, क्योंकि एक ग्रुप की मेंटालिटी बिल्कुल अलग थी, एक दूसरे ग्रुप की मेंटालिटी बिल्कुल अलग थी। ये टसल 1915 तक चला। कांग्रेस, बस इसके इमीडिएटली बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी एक लखनऊ पैक्ट साइन करा और साथ में वर्क करने की एक एकजुटता दिखाई। देखिए, ये लखनऊ पैक्ट जो था, ये हुआ था ड्यू टू सम रीजंस एंड सम इम्प्लीकेशंस इन यूरोप। 1915 का ईयर आप याद रखिए। 1915 में कांग्रेस एक होती है, 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन होता है। ये वो साल है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। ऑटोमन एम्पायर के जो किंग थे, जिन्हें मुस्लिम्स खलीफा कहते हैं, खलीफ, जो मुस्लिम्स के चीफ माने जाते थे, डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो ऑटोमन एम्पायर जब हारता है, आज की डेट में, प्रेजेंट डे में टर्की कहते हैं, ऑटोमन एम्पायर हारता है और खलीफा को अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है। यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्पोजिंग अ पोस्ट ऑफ ग्लोबल लीडर ऑफ मुस्लिम्स। तो दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। इन लोगों ने एक मूवमेंट शुरू करा था अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस मूवमेंट में एक डिमांड रखी गई थी कि खलीफा को जो हटाया गया है ये गलत है, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अगर डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो उस वक्त महात्मा गांधी ने एक प्लान अपनाया था कि उनको पता था इंडिया में अगर हिंदू मुस्लिम अलग अलग रहे तो इंडिया कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएगा, और अगर इंडिया यूनाइट नहीं हो पाया तो एक यूनानिमस फाइट नहीं हो पाएगी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो महात्मा गांधी वेंट अहेड एंड मेड दिस ऑल पॉसिबल। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आई। इसके पीछे एक मंशा थी कि एटलीस्ट हम साथ मिल के ब्रिटिशर्स को हमारी लैंड से बाहर भेज पाएंगे। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स।
ऑफ द टॉपिक। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।